आज का क्लास हम 12th क्लास के ठोस अवस्था पर हम बनाए हैं। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या है? हम 6 क्लास में जब रहते हैं, छठा क्लास में, उस समय भी हमें ठोस पढ़ने को मिलता है, पदार्थ पढ़ने को मिलता है। 9th क्लास में भी आते हैं तो मिलता है, और फिर 12th में आते हैं तो भी मिल जाता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ठोस हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये ठोस हमारे साथ नहीं बल्कि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक एक क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों के मन में कि पदार्थ क्या है। इस धरती पर जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है और जो चीजें नहीं दिखाई दे रही है वो सभी पदार्थ है। जैसे इस धरती पर बेंच, कुर्सी, टेबल, यहाँ पे लगा हुआ पंखा आप देख रहे होंगे, यहाँ जनरेटर रहता है, ये सब क्या है? ठोस है। और लिक्विड क्या है? पानी है। तेल जो यूज करते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, ये क्या है? लिक्विड स्टेज में है। और गैस हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। यानी जो चीज हमें दिखाई दे रही है, जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, महसूस हो रही है, इस धरती पर कोई भी चीज विद्यमान है वो पदार्थ है। तो पदार्थ की एक अवस्थाएं जब हमें पढ़ने की आई तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थों की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। तो हम तीनों को बताएंगे कि उसका डेफिनेशन क्या है। बच्चे कई बार से पढ़ते आते हैं, लेकिन उसको जब पूछा जाता है कि बेटा बताओ ठोस क्या है, वो कंफ्यूज हो जाता है। कहीं क्योंकि उसको लगता है कि बहुत ही बड़का सवाल पूछ दिए सर जी ने, लेकिन ऐसा नहीं है। एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाना है और समझना है। यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस। ठोस में आयतन निश्चित, आकार निश्चित। द्रव में आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। और गैस में आयतन अनिश्चित और आकार अनिश्चित। ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठोस क्या है? जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है। जैसे कोई भी ठोस है, जैसे मान लीजिए ये आपका मार्कर है, ये ठोस अवस्था में, इसका जो शेप है, आकार है, ये कहीं भी ले जाएंगे, पानियों में डालेंगे, कहीं भी ले जाएंगे, इसका आकार नहीं बदल रहा है। और जो इसका आयतन है, जो इसका वॉल्यूम है, वो भी कभी बदलेगा नहीं। तो आयतन और आकार निश्चित हो गया तो क्या है? ठोस है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डस्टर है, ये डस्टर में क्या है कि यहाँ पे इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित है। हम आपको बताएंगे द्रव में क्या होता है कि आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। यानी आपने पानी को देखा होगा, दूध को देखा होगा, जिस पात्र में डाल देते हैं उस पात्र का आकार ले लेता है। लेकिन 1 लीटर दूध किसी दूसरे पात्र में डालते हैं तो क्या वो 1.5 लीटर हो जाता है या कम हो जाता है? नहीं, उसका आयतन हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, यानी कभी वो चेंज नहीं होता है। लेकिन गैस में होता क्या है? क्योंकि इसका ना आयतन निश्चित होता है और ना आकार निश्चित होता है। आपने देखा होगा कि गैसों को बाहर से हम ले आते हैं और पंप से प्रेशर करके एक ठूस देते हैं, डाल देते हैं, और वो क्या होता है? बड़ा सा जो प्रेशर होता है, बड़ा सा जो आयतन है, वो छोटे से आयतन में संपीड़ित हो जाता है। और जैसे उसमें पिन ऑन मारते हैं, पूरा जोर से निकलता है और बड़ा सा आयतन बना लेता है। यानी गैस अपने आयतन को परिवर्तित कर लेता है। और आकार तो जिस पात्र में उसको जब संपीड़ित किया जाता है उसी पात्र के आकार का हो जाता है। जैसे गुब्बारा में भर दिया गया, गुब्बारा के आकार का, ट्यूब में भर दिया गया, ट्यूब के आकार का, तो उसका आकार जो होता है जिस पात्र में डाला जाता है उसके आकार का हो जाता है। अब आता है पॉइंट जो हमारा है, इसको तीनों को काफी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, एक बार इसको ध्यान देने की जरूरत है। ठोस जो होता है जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है। द्रव जो होता है जिसका आयतन
निश्चित तो होता है, लेकिन आकार जिस पात्र में डालते हैं या जहां पे भी उसको सुरक्षित किया जाता है उसके अनुसार हो जाता है। और गैस न ही इसका आयतन निश्चित होता है और न ही इसका आकार निश्चित होता है। इसके बारे में बहुत सारी विचारधाराएं अभी पढ़ने को मिलेगी केमिस्ट्री में। जैसे पढ़ेंगे कि ठोसों के अंतराणविक बल ज्यादा होते हैं, द्रव के अंतराणविक बल ठोसों की तुलना में कम होते हैं, गैसों के अंतराणविक बल द्रव और ठोसों की तुलना में बिल्कुल कम होते हैं। तो ये सारी अलग अलग सिद्धांतें पढ़ने को मिलेगा। अब उसके बाद आएगा कि जो ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज इस 12th क्लास की सबसे पहली टॉपिक जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, और इतने सिंपल क्वेश्चन कभी एग्जाम में आते भी नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्रिस्टल क्या है, ठोसों का वर्गीकरण। तो हम आज के टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट की क्लासिफिकेशन को, और सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में विस्तृत नॉलेज इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को दो भागों में डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इसको ध्यान देंगे 12th क्लास के जो भी बच्चे हैं, 12th क्लास का पहला चैप्टर है, और आज इस चैप्टर के माध्यम से हम एक एक पॉइंट्स को क्लियर करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का। जो भी पॉइंट्स बच्चे लोगों को समझ में नहीं आता है, उसका नोट्स नहीं बना पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, एग्जाम में मतलब एग्जाम में जब जाते हैं तो उनको याद नहीं रहता है, हम इतना सटीक और इतना आसान तरीका से आपको बता रहे हैं कि आपको कभी भी प्रेशर नहीं होगा, आसान से उसको हमेशा दिमाग पर रख सकते हैं। देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। समझो बच्चा, इसमें कुछ नहीं ज्यादा है, इसका बहुत ही सिंपल आसान तरीका है, थोड़ा सा समझना है क्या कि क्रिस्टल किसे कहते हैं और अक्रिस्टल किसे कहते हैं। एगो बस ज्यामिति शब्द है इसमें, यानी क्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस को कहते हैं जिसका आकार एक निश्चित ज्यामितीय शेप में होता है, यानी कोई ना कोई उसका ज्योमेट्री के अनुसार कोई ना कोई शेप होता है, ट्रायंगल में होता है, स्क्वायर में होता है, किसी ना किसी शेप में अगर जो है तो वह क्या है, क्रिस्टल है। अब जिसका कोनो शेपे नहीं है वो क्या है, अक्रिस्टल है। यानी हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस को कहते हैं जिसका निश्चित आकार होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस उसे कहते हैं जिसका निश्चित आकार नहीं होता है। लेकिन ठोसों के जो अंदर के अणु होते हैं, जो उसकी संरचना होती है, बहुत ही सूक्ष्म है। लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए दो बड़े बड़े ठोसों को लेंगे और आपको दिखाने का और समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए दो चीज हमारे हाथ में, ये आपको एक डस्टर है, हम लोग के पास अभी एग्जाम्पल में फिलहाल यही है, और बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। लेकिन ये डस्टर आप देखिए, ये डस्टर जो है घनाभ का शेप में है, लेकिन क्रिस्टल इतना बड़ा नहीं है। क्रिस्टल जो है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो शेप है इसका कोई ना कोई आकार है। अगर किसी बच्चा से पूछा जाता है कि ये क्या है तो बोलेगा डस्टर है। इसका आकार किस तरह का है, तो घनाभ जैसा है। लेकिन अगर इसको बोला जाए, ये आप देख सकते हैं मिट्टी का एक टुकड़ा है, इसमें आप देखेंगे क्या है, इसका कोई शेप है, इसको घनाभ बोले कि घन बोले कि गोला बोले कि क्या बोले, समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजिया आ जाएंगे आप। तो ये जो कंफ्यूजन उत्पन्न कर रहा है, यानी जिसका कोई आकार ही नहीं है, बट ये भी तो है ठोस ही, तो जिसका आकार नहीं होता है वो होता है क्रिस्टल, अक्रिस्टल, सॉरी क्या होता है, अक्रिस्टल, और जिसका आकार होता है वह होता है क्रिस्टल। अब इसको देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, एग्जाम में जब आएगा तो आएगा कि ठोस किसे कहते हैं, लिख देंगे। और ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठोसों का दो प्रकार होता है, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस को कहते हैं जिसका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। क्या लिखेंगे, एक बार फिर से सुनो कि क्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस को कहते हैं जिसका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस को कहते हैं जिसका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे, अभी हम लोग पढ़ा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब आता है क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, उसके फिर बच्चे हुए, मतलब उसका डिवाइड हुआ। क्या हुआ डिवाइडेशन, आप देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस को चार भागों में बांटा गया और उसकी अलग अलग तरीके से उसे समझाएंगे। हम क्रिस्टलीय ठोसों को चार भागों में बांटा गया, और चार भागों में इस प्रकार से बांटा गया है जो आपके सामने है। आप देख सकते हैं आयनिक क्रिस्टल, पहला भाग गया हुआ
आयनिक क्रिस्टल, दूसरा हुआ आणविक क्रिस्टल, तीसरा हुआ सहसंयोजक क्रिस्टल और तीसरा हुआ चौथा हुआ धात्विक क्रिस्टल। क्रिस्टलों कितने प्रकार हुए? दो बार रिवीजन कर लेंगे। पहला का नाम क्या है? आयनिक क्रिस्टल, दूसरे का नाम है क्या है? आणविक क्रिस्टल, और तीसरे का नाम क्या है? सहसंयोजक क्रिस्टल। आप समझ चुके हैं पहले का नाम क्या है? आयनिक क्रिस्टल, दूसरे का नाम क्या है? धात्विक क्रिस्टल और तीसरे का नाम क्या है? सहसंयोजक क्रिस्टल और चौथे का नाम है धात्विक क्रिस्टल। आप समझ चुके हैं आप लोग? आगे चलते हैं। इसमें देखना है कि धात्विक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल और आणविक क्रिस्टल की डेफिनेशन को समझते हैं। आयनिक क्रिस्टल वैसे क्रिस्टल को कहते हैं जिसमें आयन, ध्यान देंगे एकदम ध्यान से, आयनिक क्रिस्टल वैसे क्रिस्टल को कहते हैं जिसमें आयन एक दूसरे से प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल द्वारा जुड़ा रहता है। प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल द्वारा जुड़ा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। आयनिक क्रिस्टल क्या है? वैसे क्रिस्टल जिसके आयन प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। दूसरा नंबर पर आता है हमारा आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल क्या है? आणविक क्रिस्टल वैसे क्रिस्टल को कहते हैं जिसमें परमाणु या अणु एक दूसरे से निर्बल वांडर वाल बल द्वारा जुड़े रहते हैं। कौन सा? फिर से एक बार ध्यान देंगे। आणविक क्रिस्टल वैसे क्रिस्टल को कहते हैं जिसमें अणु या परमाणु, अणु या एक दूसरे से निर्बल वांडर वाल बल द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे आणविक क्रिस्टल कहते हैं। इसे एक दो बार याद कर लेना और फिर इसे लिख लेना, कभी भी भुलाओगे नहीं, इतना आसान भाषा में समझना। तीसरा नंबर में है सहसंयोजक क्रिस्टल। सहसंयोजक क्रिस्टल क्या है? सहसंयोजक क्रिस्टल वैसे क्रिस्टल को कहते हैं जिसमें अणु, परमाणु या आयन या परमाणु ही बोलेंगे, जिसमें परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम सहसंयोजक क्रिस्टल कहते हैं। समझ चुके होंगे? फिर से एक बार समझेंगे। सहसंयोजक क्रिस्टल वैसे क्रिस्टल को कहते हैं जिसमें परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम सहसंयोजक क्रिस्टल कहते हैं। और अंत में आता है धात्विक क्रिस्टल। धात्विक क्रिस्टल वैसे क्रिस्टल को कहते हैं जिसमें धन आवेशित, मैं यहां लिख दिया हूं, आप देख सकते हैं, धन आवेशित धात्विक आयन, धन आवेशित धात्विक आयन के मिलने से या एक दूसरे की एक जगह इकट्ठा होने से, सटने से, जुड़ने से, कुछ भी भाषा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही भाषा लिखिए जो एग्जामिनर को समझ में आए, उसको सटीक लगे। लिख सकते हैं धन आवेशित धात्विक आयन के एक दूसरे से मिलने से जिस क्रिस्टल का निर्माण होता है, उस क्रिस्टल को धात्विक क्रिस्टल कहा जाता है। एक बार हम लोग चारों को समझेंगे फिर से एक बार फाइनली। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है? आयनिक क्रिस्टल। दूसरा का नाम क्या है? आणविक क्रिस्टल। तीसरा का नाम क्या है? सहसंयोजक क्रिस्टल। और चौथा का नाम क्या है? धात्विक क्रिस्टल। एक बार फिर से इसको फाइनल, जैसे देखते हैं ना खेत में हम लोग क्या करते हैं, पहले नौफरवा लगा के जोत देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, रोटरी से घास जो बच गया होता है ना, उसको काट के एकदम फ्रेश केस बना देते हैं। हम लोग किसान के लड़के हैं, समझ सकते हैं। तो आप इसमें देखिए कि इसका एकदम फिर से खाली रिसाइकल मारिए और देखिए कैसे नहीं समझ में आता है। आयनिक क्रिस्टल एकदम ध्यान से आंख एकदम गड़ा दो इस पर और ध्यान से सुनो और कॉपी खोलकर लिख लो। आयनिक क्रिस्टल क्या है? आयनिक क्रिस्टल वैसे क्रिस्टल को कहते हैं जो प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल द्वारा जुड़ा होता है। आणविक क्रिस्टल वैसे क्रिस्टल को कहते हैं जिनके परमाणु या अणु एक दूसरे से निर्बल वांडर वाल बल द्वारा जुड़े होते हैं। और तीसरा सहसंयोजक क्रिस्टल वैसे क्रिस्टल को कहते हैं जिसमें परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। और धात्विक क्रिस्टल वैसे क्रिस्टल को कहते हैं
जिसमें धन आवेशित धात्विक आयन एक दूसरे से जुड़कर ठोस का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? धात्विक क्रिस्टल। तो मेरा कहना था कि ये जो अभी आपने क्लियर किया ठोस क्रिस्टलों के वर्गीकरण, क्रिस्टल के वर्गीकरण अब क्लियर हो गया। मैं इसको 2-3 बार बताया और इसके बाद भी नहीं समझ में आया ना तो मेरा वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। टेंशन नहीं लेना है और खूब अच्छा से समझ लेना है। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एकक सेल क्या है। एकक सेल में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा समझना है एकक सेल क्या है। एकक सेल में हम लोग जानेंगे कि कोई भी क्रिस्टल होता है उसकी निश्चित ज्यामितीय आकार होती है और उसका कोना होता है। कोना समझते हैं? कॉर्नर। तो प्रत्येक कॉर्नर पर जब जालक बिंदु उपस्थित होता है या उसके बीच में उपस्थित रहता है, लेकिन जहां भी उपस्थित रहता है एक क्रम में रहता है और उस क्रम को पुनरावृत्त करता है। मतलब एक क्रम के बाद दूसरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके लाइन में वो सजे रहते हैं। जैसे इसे परिभाषा में कह सकते हैं कि एकक सेल उसे कहते हैं जिसमें अणु, परमाणु या आयन क्रम को पुनरावृत्त करते हैं, यानी क्रम को लगातार कंटिन्यू रखते हैं और इस प्रकार से बने जो क्रिस्टल होते हैं उसको एकक सेल कहा जाता है। और इस एकक सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर जालक बिंदु होते हैं। जैसे हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, आप लोग देखेंगे यहाँ पे जालक बिंदु है तो फिर इसके थोड़ा पीछे, फिर थोड़ा पीछे, फिर थोड़ा पीछे, ऐसे करके ये लाइन से जा रहा है। फिर ये भी ऐसे लाइन से जाएगा, फिर ये भी ऐसे लाइन से जाएगा। तो वो क्या कर रहा है कि अपने क्रम को पुनरावृत्त कर रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? एकक सेल कहते हैं। यह एकक सेल दो टाइप्स का होता है, दो तरह का। एक अभाज्य एकक सेल होता है, केंद्रित एकक सेल होता है। केंद्रित एकक सेल और अभाज्य एकक सेल क्या है? अभाज्य एकक सेल वैसे एकक सेल को कहते हैं जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। प्रत्येक कॉर्नर पर जालक बिंदु उपस्थित होते हैं मतलब कि उसके ये कॉर्नर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये सभी कॉर्नर पर क्या हो? जालक बिंदु हो और इसके बीच में कहीं भी नहीं हो, ऐसा पुनरावृत्त हो रहा हो तो अभाज्य एकक सेल होगा। लेकिन केंद्रित एकक सेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है कि अभाज्य एकक सेल की तरह प्रत्येक कॉर्नर पर जालक बिंदु होते ही हैं और साथ ही साथ इसके बीच में भी एक जालक बिंदु पाए जाते हैं, यानी उसके केंद्र पर भी जालक बिंदु पाए जाते हैं। यानी केंद्रित एकक सेल वैसे एकक सेल को कहते हैं जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर जालक बिंदु होती है और साथ ही साथ केंद्र में भी जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। तो दोनों का डिफिनेशन आप समझ चुके हैं। अब आता है कि अभाज्य एकक सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो अभाज्य एकक सेल 7 प्रकार के होते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा भी है। सिंपल घन, सिंपल क्यूब, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रंबोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। और इसमें बहुत सारे इसके उदाहरण होते हैं। मोनोक्लिनिक किस तत्व की किसकी संरचना है, किस ठोस की संरचना है, सबका एक एक एग्जांपल्स एग्जाम में पूछता है। मैं इसको अगले वीडियो में अलग से जब अपेक्षी बनाऊंगा तो आपको उसमें दूंगा, आप वहां पे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टॉपिक्स क्लियर हो गया है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि एकक सेल क्या है। तो एकक सेल वैसे एकक सेल को कहते हैं जिसमें अणु, परमाणु या आयन प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं और वो क्रमों में पुनरावृत्त होते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं और दोनों प्रकार को मैंने समझा दिया आपको। अभाज्य एकक सेल क्या है? तो अभाज्य एकक सेल ऐसे है, सेल को कहते हैं जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। और केंद्रित एकक सेल वैसे एकक सेल को कहते हैं जिसमें अभाज्य एकक सेल की तरह ही होता है लेकिन उसके केंद्र में भी उपस्थित होता है जालक बिंदु। ठीक है, तो अगला पॉइंट चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे घनीय एकक सेल। अभी हम लोगों ने पढ़ा अभाज्य एकक सेल में घनीय एकक सेल और घनीय एकक सेल के प्रकार हम लोग जानेंगे। देखिए घनीय एकक सेल वैसे एकक सेल को कहते हैं जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर जालक बिंदु उपस्थित होते हैं और उसके केंद्र पर भी जालक बिंदु उपस्थित होते हैं, तो होता है घनीय एकक सेल। और घनीय एकक सेल जो है इसके 3 प्रकार हैं। एक को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक एकक सेल, एसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल, बीसीसी, एंड फेल सेंटर क्यूबिक एकक सेल, एफसीसी। देखिए इसको बहुत बार जब चित्र में हम देखते हैं 2D डायमेंशन में, मतलब जो आपके किताब में या कहीं भी, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि घन कैसा होता है।
लेकिन हम थोड़ा सा जानते हैं कि बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो यहाँ के टीचर क्या करते हैं कि अलग अलग टेक्निक से प्रयोग करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए एक अपना टेक्निक डेवलप करते हैं, जिसमें हम भी एक टेक्निक डेवलप किए हैं, देखेंगे थोड़ा सा। ये आप देख सकते हैं, एक घन बनाए हैं हम, और ये घन है आपका, यहाँ देख सकते हैं कि इसमें घन में 8 कॉर्नर है और बिल्कुल ये घन जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको मान लेना है कि ये घन है। आप यहां देखेंगे कि आलू के 8 टुकड़े हम किए हैं, 8 यानी 1/8। कितना? 1/8 यानी 1/8 हिस्सा यहाँ पे उपस्थित है एक गोले का, ठीक है, जिसका अभी हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे आता है, इसको डिफिनेशन समझ लें कि वैसा क्यूबिक एकक सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर जालक बिंदु उपस्थित होते हैं वह होता है सिंपल क्यूबिक एकक सेल। दूसरा आता है बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल, यानी 1/8 यानी एक गोले का, एक अणु का, एक परमाणु का, एक आयन का 1/8 यानी 1/8वां भाग प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित होता है और पूरा का पूरा एक लैटिक्स बिंदु बीच में उपस्थित होता है, उसके केंद्र पर, सेंटर में। यहाँ पे आप समझ सकते हैं सेंटर में उपस्थित होता है, तो इसे बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल। मैं यहाँ पे चित्र भी बना दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। आप देख सकते हैं प्रत्येक कॉर्नर पर जालक बिंदु, तो ये हो गया सिंपल क्यूबिक एकक सेल। और जालक के बाद बीच में भी जालक बिंदु यानी इसके बीच में, तो ये हो गया बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल। फेस सेंटर क्यूबिक एकक सेल क्या है? इसके सतह पर, यानी इसके सतह पर, आप जानते हैं कि एक घन में 6 सतह होती है, तो एक सतह पर आधा, तो परमाणु अणु या आयन का आधा भाग, यानी 1/2 1/2 1/2 1/2 6 पार्ट में। इसे देखिए, इसका लैटिक्स बिंदु भी निकाल लेते हैं। 1/8 इंटू 8 यानी 8 जगह है, इसलिए 1 इसका लैटिक्स बिंदु आ जाएगा। अब बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या होता है? 1/8 इंटू 8 प्लस एगो बीच में है, बीचों बीच में है सीधा ही गोला, तो ये हो गया 1। तो 1/8 इंटू 8 से 8 चला जाएगा, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है एग्जाम। और एफसीसी में क्या होता है कि 1/8 इंटू 8 प्लस 6 फलके हैं, यानी कितनी फलके हैं? 6, और कितना कितना भाग उसका आ रहा है? आधा आधा भाग सतह पर उसके उपस्थित है, इसलिए हो जाएगा 1/2। तो ये कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 8 8 से कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 + 3 = 4। तो इस प्रकार से आप समझ चुके हैं। अब इसको परिभाषा जब आपको देना होगा, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल वैसे एकक सेल को कहते हैं जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर जालक बिंदु उपस्थित होते हैं, इसके लैटिक्स बिंदु की संख्या 1 होती है। फेस सेंटर बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल वैसे एकक सेल को कहते हैं जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर जालक बिंदु उपस्थित होते हैं और साथ ही साथ उसके सेंटर में भी उपस्थित होते हैं। तीसरा अब आता है फेस सेंटर क्यूबिक एकक सेल जिसके प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित होती है और साथ ही साथ उसके सतहों पर, उसके फेस पर, उसके सतह पर, समझ रहे हैं ना, 1/2 होता है। तो इसका परिभाषा भी याद हो गया और लैटिक्स बिंदु भी आप समझ चुके हैं। एक बात इसमें और जानना होता है कि इसका संकुलन क्षमता क्या है। अगर जो आपसे कोई कहे कि आप कितना शरीफ हैं, तो बोलेंगे कि हम बहुत ही शरीफ हैं, 100% शरीफ हैं। तो कोई सी आदमी से पूछा जाए कि 10 बात बोलते हो, उसमें कितना झूठ बोलते हो, तो झूठ बोलता है सब लोग। लेकिन मान लीजिए किसी ने कहा कि 10 बात में हम 1 बात झूठ बोलते हैं, तो 1 बात झूठ बोल रहा है यानी 10% तो झूठ बोल रहा है। 9 क्वेश्चन सही बोल रहा है यानी 90% सही बोल रहा है। वैसे ही कोई भी ठोस, किसी भी, उसका अणु जो सजा रहता है उसमें खाली स्थान होता है और भरा हुआ स्थान रहता है। तो जो भरा हुआ स्थान रहता है उसको संकुलन क्षमता कहते हैं। एक शब्द आता है संकुलन क्षमता। 1 नंबर में बड़ा पूछता है कि एसीसी का संकुलन क्षमता कितना है, बीसीसी का संकुलन क्षमता कितना है और एफसीसी का संकुलन क्षमता कितना है। यानी कोई भी परसेंटेज जब होगा तो वो अपने आप में 100 होता है। अगर जो आप 50% चोर हैं तो 50% ईमानदार है। इसका एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, चोरी वाला बात मत समझिएगा। लेकिन हम समझते हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि ये घन है
और इस घन में कहीं ना कहीं खाली स्थान हो जाता है, तो उसको खाली स्थान कितना है इसमें समझना है। सिंपल क्यूबिक एकक सेल 52% क्या होता है, संकुलित रहता है, मतलब भरा हुआ रहता है, और उसका 48% हिस्सा जो होता है खाली होता है। बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल 68% संकुलन में रहता है, और एफसीसी 74% रहता है। इस चीज को हम लोग को पूरा ध्यान में रखना है। अभी कैसे इतना 52% हुआ, कैसे 68% हुआ, कैसे 74% हुआ, इसके लिए भी प्रूफ करना होता है, और इसको प्रूफ करके दिखाया भी जाएगा। लेकिन हमारी इस वीडियो में समय कम होने के कारण हम इसको शॉर्ट में बता रहे हैं, और इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा कि एसीसी का संकुलन क्षमता 52, बीसीसी का 68 और एफसीसी का 74। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि एफसीसी का संकुलन क्षमता कितना है, बीसीसी का संकुलन क्षमता कितना है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ओके।